22 अप्रैल 1915 वेस्टर्न फ्रंट, इपो, बेल्जियम। पहला विश्व युद्ध शुरू हुए कुछ ही वक्त हुआ था। जर्मन और फ्रेंच सेना इपो की दूसरी लड़ाई की तैयारी में थी। सैनिक अपनी बंदूकें साफ कर रहे थे। बम, बारूद, ग्रेनेड सब जमा करके फ्रेंच सेना ओट लिए बैठी थी। पर जर्मन सेना के पास एक ऐसा हथियार था जो युद्ध में पहले कभी नहीं देखा गया। फ्रेंच सैनिक गोलियों, बारूद और धमाकों से बचने की तैयारी में बैठे थे, बिना ये जाने कि मौत इस बार किसी धमाके के साथ नहीं, दबे पांव आने वाली थी। एक दो नहीं, 150 टन क्लोरीन गैस की शक्ल लिए। हवा का रुख फ्रेंच की तरफ देख जर्मन सैनिकों ने 30 हाथियों से ज्यादा वजन की जहरीली क्लोरीन दाग दी, जो गिरते ही कई किलोमीटर तक फैल गई। पीले धुएं का बादल, जिससे छिपने का रास्ता दूसरी सेना के पास था नहीं। इस शांत हमले में 10,000 से ज्यादा सैनिकों की जान गई, 15,000 घायल हुए। ये तो बस एक वाकया था। पहले विश्व युद्ध में 1,13,000 टन से ज्यादा क्लोरीन जैसे केमिकल हथियार इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से करीब 1 लाख सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। ये तो महज एक शुरुआत थी। दूसरे विश्व युद्ध में हुए होलोकास्ट में लाखों यहूदी इन्हीं जानलेवा केमिकल्स का शिकार हुए। इस सब के पीछे एक मास्टरमाइंड, जर्मनी के गैस वॉरफेयर के मुखिया केमिस्ट फ्रिट्ज हाबर। ऐसा साइंटिस्ट जिसके बारे में कहा जाता है इसके पास दिमाग तो था पर दिल नहीं। केमिकल युद्ध के जनक हाबर ऐसे साइंटिस्ट जो खुद युद्ध में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर नजर रखते थे, लड़ाई के मैदानों तक जाते थे। एक धड़ा केमिकल हथियारों की वजह से गई लाखों मौतों के लिए हाबर को दोषी ठहराता है, पर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हाबर ने एक ऐसी केमिकल रिएक्शन भी खोजी जिसने दुनिया बदल दी। ये कहना गलत नहीं होगा कि हम में से कई लोग अपनी जिंदगी के लिए हाबर को शुक्रिया कह सकते हैं। इस रिएक्शन के लिए हाबर को विज्ञान का सबसे प्रतिष्ठित माना जाने वाला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, जिससे इसके विरोध में 2 और साइंटिस्ट ने उस साल नोबेल पुरस्कार लेने से ही इनकार कर दिया था। आखिर क्या थी वो केमिकल रिएक्शन जिसने दुनिया बदली, जिसके लिए लाखों मौतों से जुड़े हाबर को नोबेल पुरस्कार दिया गया? और जिस जर्मनी के लिए हाबर पत्नी की मौत के बाद अगले ही दिन युद्ध के मैदान को निकल गए, उसी जर्मनी से उन्हें क्यों निकलना पड़ा? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी एक जानलेवा जीनियस की। Brought to you by ITIL। पहले विश्व युद्ध को ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। पता नहीं जंग में ग्रेट जैसा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता जंग में ग्रेट जैसा। खैर, इतिहास के पहले से हम इंसान होमो सेपियंस लड़ते रहे हैं, कभी आपस में, कभी अपने ही जैसे निएंडरथल से। पर पहले विश्व युद्ध जैसा कुछ भी दुनिया ने कभी नहीं देखा। चाहे वो ट्रेंड्स का इस्तेमाल हो, मशीन गन्स हो, हवाई जहाज हो, भारी मात्रा में इस्तेमाल किए गए टैंक्स हो, या फिर पहली बार इस्तेमाल किए गए केमिकल हथियार, जिनमें सांस लेने वाले सूखे मैदानों में डूब कर मर गए, उनके फेफड़ों में पानी भर गया। इन्हीं केमिकल हथियारों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। केमिकल हथियार यानी ऐसी गैसें जो चुटकियों में जानलेवा हो सकती थी, जिनसे छिपना आसान नहीं था, जिनसे बचने के लिए अपने ही पेशाब में भीगा कपड़ा मुंह में बांधना पड़ता। इसी युद्ध के तरीके के पितामह जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज हाबर को कहा जाता है, जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में खुद तमाम केमिकल हथियारों के बनने से लेकर डिप्लॉयमेंट तक नजर रखी। लेकिन इस कहानी में कई पेच है। हाबर को कातिल कहने से पहले ये जान लेना चाहिए कि हाबर के बताए एक प्रोसेस की वजह से आज धरती की 1/3 आबादी की प्लेट में खाना है। ये कहानी किसी क्लासिक निबंध का एक परफेक्ट उदाहरण है। विज्ञान एक वरदान है और अभिशाप भी। भारत समेत तमाम दुनिया में अकालों का एक दौर रहा है। चाहे वो बंगाल का अकाल हो, जिसमें लाशें सड़कों पर पड़ी रहती थी, लोग रातों में अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पहरा देते थे, या फिर आयरलैंड का अकाल हो, जिसमें आलू की फसल खराब होने के चलते पूरा देश भुखमरी की चपेट में था। ये वो दौर था जब दुनिया में केमिकल खाद नहीं थी, फसलों में नेचुरल खाद का इस्तेमाल किया जाता था। ये नेचुरल खाद थी ग्वानो, यानी चिड़ियों का मल, जिसमें पौधों के लिए ज़रूरी नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर रहते हैं। दरअसल तमाम ऐसे टापू रहे हैं जहाँ पक्षियों का ये मल लाखों सालों में इकट्ठा होता रहा, जो एक वक्त के बाद खाद में बदल गया, जिसकी वजह से ग्वानो की कीमत सोने से तौली जाने लगी। तमाम देश इसी ग्वानो के चलते रईस हो गए। ऐसा ही एक देश नरूरू भी था।
ऐसा देश जिसे अमीरी खा गई, जी अमीरी खा गई। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे नरूरू वाले एपिसोड को देख सकते हैं, लिंक आपको मालूम है कहाँ मिलेगा। खैर, एक वक्त पर केमिकल खाद बनी, जिसके बाद मानव सभ्यता ने लगातार तरक्की की। इससे पहले साइंटिस्ट मानते थे कि दुनिया की आबादी ज़्यादा बढ़ी तो धरती में इतने लोगों का पेट भरने लायक खाना नहीं होगा, या कहें नेचुरल तरीकों से इतना अनाज नहीं उगाया जा सकेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। साल 1900 में धरती की आबादी थी करीब 160 करोड़, आज है करीब 800 करोड़। 100 सालों में पासा ही पलट गया। इंसानों ने कुदरत के नियम तोड़ दिए, फसलें कई गुना ज्यादा अनाज देने लगी। वजह केमिकल खाद। आज दुनिया की करीब 1/3 आबादी केमिकल खाद पर निर्भर करती है। इस सब के साथ सीधे तौर पर एक शख्स का नाम जोड़ा जा सकता है। ये कोई और नहीं, केमिकल हथियारों के जनक हाबर थे, जिन्होंने एक खास प्रोसेस बताया जिसकी मदद से आज भी लोगों की प्लेटों में अनाज पहुंचता है। क्या था ये प्रोसेस, समझते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि संपूर्ण मानव सभ्यता 3 फुट मोटी मिट्टी की परत पर निर्भर करती है, क्योंकि यही वो परत है जिस पर खेती होती है। पौधों के लिए जितने ज़रूरी तत्व हैं सब इसी में हैं, और ऐसा ही एक तत्व है नाइट्रोजन, जो है भी और नहीं भी। हैदर की तरह नाइट्रोजन भी पूछता है, मैं हूं कि मैं नहीं। दरअसल मामला यह है कि वातावरण में मौजूद हवा में तो करीब 78% नाइट्रोजन है, लेकिन मिट्टी में नाइट्रोजन है 0.1% से लेकर 2% तक, सिर्फ इतना। ये भेदभाव क्यों, थोड़ा सा इसके पीछे की विज्ञान समझ लेते हैं। हवा में जो नाइट्रोजन है वो गैस के फॉर्म में है। केमिस्ट्री की किताबों में ये N2 करके लिखा मिलता है, यानी नाइट्रोजन के 2 एटम जुड़ते हैं और N2 का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो जुड़ा होता है 3 बॉन्ड से। एक बॉन्ड अपने में मजबूत होता है, तो सोचिए 3 बॉन्ड कितनी मजबूती से नाइट्रोजन को जोड़ते होंगे। वही मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन दूसरे फॉर्म में रहती है, जिसे पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। अब जैसा कि हमने बताया, हवा वाली नाइट्रोजन का बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, इसलिए इसे तोड़ना आसान नहीं होता, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल आसानी से नहीं बनते जो मिट्टी में मौजूद रहें। ऐसा ही एक मॉलिक्यूल है अमोनिया। वैसे तो ये नेचुरल प्रोसेस से बनता रहा है, पर केमिस्ट सालों से, वर्षों से लैब में ऐसा प्रोसेस बनाना चाहते थे जिसकी मदद से हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी तक पहुंचाया जा सके। इसी में हाबर को सफलता मिली। हाबर ने हवा में मौजूद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमोनिया में बदलकर बोतल में उतार दिया। यही आगे चलकर केमिकल खाद बनने में अहम भूमिका इसने अदा की। यूरिया जैसे खाद बनाना आसान हुआ। इसी के चलते हाबर को 1918 में नोबेल पुरस्कार मिला। एक ही देश में होने के चलते हाबर और आइंस्टीन में भी पहचान थी, दोनों एक ही सर्कल में थे। इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं। हाबर भी अपने आप में किसी जीनियस से कम नहीं थे, लेकिन शायद दिमाग वाले इस साइंटिस्ट के पास दिल नहीं था। हाबर ने शुरुआती दिनों में एक केमिकल बनाया, जाइक्लान ए। वैसे तो ये कीड़े मारने वाला केमिकल था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल हाबर के अपने परिवार पर हुआ। वो कहानी आगे। पहले बात करते हैं पहले विश्व युद्ध में हाबर ने क्या किया। अमोनिया और नाइट्रोजन को लेकर किए काम के चलते हाबर का खूब नाम हुआ। वो उन साइंटिफिक जीनियस के सर्कल में आ गए जिसमें आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट थे। इसी के चलते उन्हें काइजर विल्मर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बना दिया गया। पर कुछ ही साल बाद एक हत्या हुई और पहला विश्व युद्ध फूट पड़ा। इसके केंद्र में था जर्मनी। हाबर को गैस वॉरफेयर डिवीजन को लीड करने के लिए कहा गया। हाबर ने सब छोड़ इस मौके को हथिया लिया, जिसके बाद उन्होंने सारा दिमाग एक ऐसी जहरीली गैस बनाने में लगाया जिनसे इंसानों को मारा या नुकसान पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में उन्होंने क्लोरीन का इस्तेमाल किया। 22 अप्रैल 1915 वेस्टर्न फ्रंट इपॉ बेल्जियम में यही गैस इस्तेमाल की गई थी। इस हमले को हाबर ने खुद सुपरवाइज किया। हमला सफल होने के बाद पार्टी दी। हालांकि उनकी पत्नी क्लारा को ये पसंद नहीं था। क्लारा जो खुद एक सफल केमिस्ट थी, यहाँ तक कि बर्लिन से PhD करने वाली पहली महिला थी। वो साइंस के इस इस्तेमाल से खफा थी। दोनों के बीच ये मतभेद भी रहा। एक दिन क्लारा ने खुद को गोली मार ली, बेटे की गोद में दम तोड़ दिया। इसके अगले ही दिन हाबर एक और गैस हमले को सुपरवाइज करने के लिए निकल गए। इन्हीं सब के चलते हाबर को बेदिल समझा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो जीनियस तो बहुत था, लेकिन उसके पास दिल नहीं था। केमिकल बनाने के अलावा हाबर ने एक खास प्रोसेस भी बनाया। इस जानलेवा टैक्टिक का नाम था बंटेस चीसेन। इसका पहला स्टेप था मास्क एंड ब्रेचर। इसमें पहले तो ऐसे केमिकल बनाए जाते जो मास्क को भेद कर फेफड़ों तक चले जाते थे। असहजता होती थी। सैनिक मास्क निकालने पर, उतारने पर मजबूर हो जाते थे।
दूसरे स्टेप में फॉस्जीन और मस्टर्ड गैस जैसी जहरीली गैस बमों से रिश्ती, जिसमें चंद सांसें भरते ही जीवन की डोर टूट जाती। हार्बर ने पहले केमिकल हथियार के इस्तेमाल को युद्ध की कला में मील का पत्थर बताया और इसके मानसिक प्रभाव को अहम माना, यानी खुली हवा में दम घुटकर मरने का खौफ गोलियों से मरने से कहीं ज़्यादा डरावना था। हार्बर का मानना था कि केमिकल गैस हथियार ट्रेंच वॉर के हालात में बेहतर हो सकते हैं। दरअसल मामला ये था कि पहला विश्व युद्ध खुले मैदानों से ज़्यादा ट्रेंच यानी खंतियों यानी खोदी गई नालियों में छिप कर लड़ा गया था, जिसकी वजह से होता ये था कि जिस जगह एक सेना अपना कब्जा बना लेती, छिप कर बैठ जाती, उसे वहाँ से हटाना और दूसरी सेना के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता। ऐसे में एक ऐसी जहरीली गैस जो हवा से भारी हो और दुश्मन के छिपने के गड्ढों में भर जाए, एक बेहतरीन हथियार था उस समय। हार्बर ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उन्हें बेहद क्रूर माना जाता है। पर हार्बर की जीवनी लिखने वाली मार्गरेट जेन्स इसके बारे में अलग रुख रखती हैं। वो लिखती हैं, क्या हार्बर गैस युद्ध को लेकर दीवाने थे? पर इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि उन्होंने गैस हथियारों को मिलिट्री में इस्तेमाल से अलग रख कर नहीं देखा। उनके विचार में केमिकल हथियार युद्ध को छोटा कर सकते थे, जल्दी खत्म कर सकते थे, वो भी दुश्मन के इससे भी खतरनाक हथियार बना लेने से पहले। उन्होंने 1917 की एक मीटिंग में मस्टर्ड गैस के इस्तेमाल के खिलाफ अपना विरोध भी दर्ज करवाया। वो भी उन्होंने ऐसा तब किया जब जर्मनी इसका इस्तेमाल करके एक ही साल में युद्ध जीत सकता था। ऐसा हुआ भी। दुश्मन ने भी केमिकल हथियारों पर काम करना शुरू कर दिया। जुलाई 1918 में फ्रांस भी जहरीली मस्टर्ड गैस बनाने लगा। दोनों तरफ से एक दूसरे के सैनिकों की जान लेने का काम चलता रहा। खैर, हम जानते ही हैं कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। हालांकि इन सब के बावजूद हार्बर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसका विरोध भी खूब हुआ, पर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत ही डायनामाइट बनाने वाले साइंटिस्ट की वजह से हुई थी। तो इस बारे में टिप्पणी आप पर छोड़ देते हैं। बहरहाल, देश कर्जे में डूब गया। हार्बर ने अपना देश प्रेम दिखाने की एक बार फिर कोशिश की और ठाना कि वो केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके जर्मनी का कर्ज उतार देंगे। दरअसल वर्साई की संधि के बाद जर्मनी को मित्र देशों को 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स देने थे, 1919 के हिसाब से कुछ 3,300 करोड़ डॉलर। हार्बर ने सोचा कि समंदर से सोना निकालकर वो देश का कर्ज उतार देंगे। 6 साल वो इस मुहिम में लगे, पर खाली हाथ लौटे। फिर 1930 के शुरुआती दिनों में हिटलर का उदय होता है। जर्मनी में लोग यहूदियों के खिलाफ होते हैं। देश के लिए इतना कुछ करने के बाद भी हार्बर अपनी यहूदी जड़ें नहीं छिपा सकते। नाजी जर्मनी में नियम बनता है कि सभी यहूदी सिविल सर्वेंट्स और साइंटिस्ट को निकाल दिया जाए। हालांकि अपनी मिलिट्री सर्विस की वजह से हार्बर को छूट दी गई, पर उन्होंने अपने साथी यहूदी साइंटिस्ट का साथ देने के लिए खुद इस्तीफा दे दिया। अगले ही साल स्विट्जरलैंड के एक होटल में दिल का दौरा पड़ने से हार्बर की मौत हो गई। पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। हार्बर ने जिस जाइक्लोन नाम के एक केमिकल को पेस्टिसाइड के तौर पर बनाया था, बाद के सालों में उसमें कुछ बदलाव करके उसे और खतरनाक बना दिया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है जाइक्लोन बी। साइनाइड वाला जहरीला केमिकल जो फसलों में कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें कोई खास गंध नहीं होती थी, इसलिए साइंटिस्ट ने इसमें एक गंध वाला केमिकल मिलाया ताकि इसका पता लगाया जा सके। पर जब नाजियों का दौर आया, तब उन्होंने केमिस्ट से कहा कि जाइक्लोन बी से गंध वाला पदार्थ हटा दें। इसके बाद यह दूसरे विश्व युद्ध के गैस कंसंट्रेशन कैंप्स में इस्तेमाल की गई। गैस चैम्बर्स में करीब 11 लाख यहूदियों और दूसरे धर्म के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें हार्बर के अपने परिवार के भी कई यहूदी शामिल थे। यह थी हार्बर की कहानी, एक जीनियस जिसके पास दिमाग तो बहुत था, लेकिन लोग कहते हैं दिल नहीं था। आज के तारीख में इतना ही। इसे लिखा है राज विक्रम ने। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।